हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कुछ टॉपिक कहाँ से शुरू होते हैं हमारे। ये पहला है लिमिटेशन ऑफ रोल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ रोल्स लॉ, और उसके बाद हेनली लॉ की एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस उनकी, और रोल्स लॉ एज आ स्पेशल केस ऑफ हेनली लॉ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और डेली कोएफिशिएंट सब्सटेंस और हाई रिस्क सब्सटेंस के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चलिए आज पहले चलते हैं हम लिमिटेशन ऑफ रोल्स लॉ। रोल्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? रोल्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? रोल्स लॉ तो कहाँ वर्क नहीं करता। तो एक तो वैलिड डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड क्या नाम, अगर आपका वैलिड डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, इट्स वर्क कहाँ पे करता है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। ठीक है, वैलिड फॉर आप यहां लिख सकते हो, वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा फॉर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और अगर आपका सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट आपका क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोसिएट, या फिर एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, देन रोल्स लॉ डज नॉट वर्क या इज नॉट वैलिड फॉर दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहां पर ऐसे ऐसे ये इसके क्या है? लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशन किसकी थी? रोल्स लॉ की लिमिटेशन थी। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए रोल्स लॉ के लिए? वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। तो डाइल्यूट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपका कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड में ये रोल्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा? आपका एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं करना चाहिए, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड नहीं होता। फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए मतलब क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए नहीं है। इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सॉलिड कैसा होना चाहिए? जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड होता है वो कैसा होना चाहिए? वो डिसोसिएट और एसोसिएट ना हो, मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन वो ना करे। ठीक है, तो ये था। और क्या? और आप ये भी कह सकते हो कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए भी आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड ही होना चाहिए इसके लिए ना। तो अब एप्लीकेशन ऑफ रोल्स लॉ, तो ये हमारा लिमिटेशन ऑफ रोल्स लॉ होता है हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ रोल्स लॉ। देखो रोल्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, और सॉरी एप्लीकेशंस क्या है रोल्स लॉ की एप्लीकेशन। तो जब भी कोई सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में क्या होता है? कोई दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट होंगे। मान लो तीन कंपोनेंट, मान लो दो कंपोनेंट मान लो। ठीक है, तो उसका क्या होगा? वेपर्स होंगे ऊपर, उस वेपर्स का टोटल प्रेशर होगा पीटी। इस टोटल प्रेशर में इन कंपोनेंट का क्या रोल है? इन कंपोनेंट का क्या रोल है? तो अब आपके कोर्स में क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसलिए हम बाइनरी लेके चलेंगे। ठीक है, तो बाइनरी क्या नाम है? ए और बी क्या होगा? यहाँ पे इसके भी पार्शियल प्रेशर होगा, इसका भी होगा। तो ये पीए मिल गई तो पीटी बना है। तो पीए हम कैलकुलेट कर सकते हैं रोल्स लॉ से। मतलब क्या नाम है? ए कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में, वो हम रोल्स लॉ से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल्स लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड या एनी कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ से हम ये यहाँ पे निकाल लेते हैं। ऐसे दूसरे कंपोनेंट का भी निकाल लेंगे। E नॉट बी इज इक्वल टू एक्स बी। बस शर्त क्या होनी चाहिए? हमारे पास उस कंपोनेंट की अमाउंट पता होनी चाहिए कि उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी अमाउंट कितनी है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ हेनली लॉ। तो ये हमारा क्या हुआ? एप्लीकेशंस ऑफ रोल्स लॉ हुआ हमारा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लिमिटेशन ऑफ हेनली लॉ। ओके, लिमिटेशन क्या है हेनली लॉ की? अब देखो हेनली लॉ पे अगर आप हेनली लॉ की लिमिटेशन में आपको लिखवाता हूं, तो एक तो ये हुआ कि इट डज नॉट वर्क एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई प्रेशर। ठीक है, और क्या होगा? इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, और क्या होगा? देखो वो ये वहां भी काम नहीं करेगा जहां पे आपका जो गैस है एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए। गैस के लिए आता है, गैस हमारी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वहां पे हेनली लॉ एप्लीकेबल होता है। तो वो क्या होना चाहिए? आपका ना तो हाई प्रेशर होना चाहिए और ना ही आपका क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो इन दो मुद्दों पर आकर वो हेनली लॉ आपका काम नहीं करेगा। और देखिए और क्या बात है, जो गैस होती है ना, गैस शुड नॉट बी
शुड नॉट बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। गैस के अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गैस रिएक्ट भी नहीं करनी चाहिए। गैस शुड नॉट रिएक्ट किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट के अंदर जो लिक्विड है, जो लिक्विड यहां सॉल्वेंट है, उसके साथ गैस रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करती है तो तब भी हैंडलिना नहीं लगेगा। तो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, तो ये ऐसा जब यहां पर ऐसा होगा तो वहां पे आपका काम नहीं करेगा। ओके, तो ये बात, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हैंडलिना की। तो लिमिटेशन में क्या होना चाहिए? गैस शुड नॉट बी रिएक्ट विद सॉल्वेंट, है ना। तो क्या नाम है, सॉल्वेंट से रिएक्ट भी होनी चाहिए, और ये सब पॉइंट है हमारे। ठीक है, तो जनरली क्या है, इस बात को हम देख के कह सकते हैं कि हमारा जो ये हैंडलिना जो वैलिड होगा वो लो प्रेशर पे, ठीक है, लो प्रेशर पे होगा वैलिड। और कंसंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? लो। अगर हाई कंसंट्रेशन गैस की हो जाएगी तो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं, ये तो लिमिटेशन थी, मैं वैलिड की बात करूंगा। हेनली में वैलिड की बात कर रहा हूं। हेनली लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लो प्रेशर एंड लो कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन क्या होती है? गैस की लिक्विड के अंदर होती है। ओके, तो यहाँ पे इसकी ये क्या है, ये मैं एप्लीकेबल क्या है के लिए होगा। ये लिमिटेशन मैंने आपने को पहले बता दी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ हैंडलिना। हैंडलिना की एप्लीकेशन। हैंडलिना कहाँ काम करता है? एक आपको सुना होगा बीमारी का नाम एनोक्सिया। ठीक है, तो एनोक्सिया में क्या है, ये होती क्या है एनोक्सिया? आपने बायो में पढ़ा होगा, जो बायोलॉजी के जो बच्चे नहीं है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। एनोक्सिया क्या होता है कि जब माउंटेन्स पे, हाईली एरिया पे क्या होता है कि एयर की कमी की वजह से, एयर की थोड़ी परसेंटेज होने की वजह से, तो हमारे माइंड में, लंग्स में जाती है पहले ऑक्सीजन, एयर जाएगी तो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाती है लंग्स के अंदर, लंग्स से जाती है क्या नाम हमारे माइंड को जाती है। तो माइंड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो कम प्रेशर से हम पढ़ चुके हैं हैंडलिना में सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी, ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो हमारे माइंड के अंदर कम जा पाएगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ना जाने की वजह से ये डिजीज होती है। तो हिली एरियाज के लोगों को ये बीमारी हो जाती है, क्या है? एनोक्सिया। ठीक है, तो क्या है एनोक्सिया? क्या है? ये एक ऑक्सीजन की कमी से, माइंड को ऑक्सीजन ना मिले उसकी कमी से होती है एनोक्सिया। तो हमने क्या पढ़े एप्लीकेशन में? एक तो एनोक्सिया जो है यही रीजन है कि कम प्रेशर की वजह से यहाँ पे हैंडलिना एप्लीकेबल है। ठीक है, और दूसरा देखो, दूसरा क्या है, हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम CO2 को डिजोल्व करते हैं, और उसे डिजोल्व करके क्या कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितनी CO2 मिक्स होनी थी उससे ज्यादा अमाउंट में हम उसको मिला देते हैं। तो उससे ज्यादा अमाउंट में मिलाते हैं तो हम कहेंगे कि भैया ये क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हाई प्रेशर इंक्रीज करके, तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो क्या है? वो हैंडलिना की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ किसका? CO2 का। डिसोल्यूशन ऑफ CO2 का क्या के अंदर? इन सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर वगैरह में सबको इनको डिसोल्यूशन करते हैं। ठीक है, वो भी क्या है? एक एप्लीकेशन किसकी है? हैंडलिना की एप्लीकेशन है। और जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो समुद्र के अंदर जाते हैं डाइवर्स होते हैं, तो स्क्यूबा डाइवर्स बोलते हैं उनका। स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, तो डाई मार के जो डाइवर्स जाते हैं वहां पे, तो वो क्या ना उनका एक सिलेंडर होता है। ठीक है, ठीक है, वो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होता है? आपकी ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। जब हम उसको पहन के नीचे डाई करते हैं तो क्या होता है? वहां पे वाटर होता है बहुत ज्यादा, हम उसके नीचे होते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है? हाई प्रेशर होने की वजह से, वाटर के प्रेशर होने की वजह से, उसमें हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन तो डिजोल्व होती है, नाइट्रोजन भी डिजोल्व होती है। जब नाइट्रोजन डिजोल्व होती है तो फिर हम बाहर आते हैं, तो हमारे क्या नाम है टिश्यूज के अंदर नाइट्रोजन चली गई। जब हम बाहर आएंगे तो प्रेशर फिर हट जाएगा,
तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी एकदम तेजी के साथ, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। तो उससे क्या होता है, वो बैंड से पड़ जाते हैं। तो बैंड वो बहुत दर्द होता है उसके अंदर। तो उसमें क्या करते हैं हम, हीलियम वगैरह को उसके अंदर मिला देते हैं उस सिलेंडर के अंदर। वो हीलियम के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन उसको डिजोल्व कर लेती है, सिर्फ ऑक्सीजन ही जाती है वहाँ पे। तो ये इसका सॉल्यूशन है, हीलियम का मिलाना। मेन जो इसकी एप्लीकेशन वो ये है कि किस तरीके से बैंड्स हो जाते हैं हमारे हाथों में, हमारे जिस्म बॉडी के अंदर, कब जब हम क्या नाम है हाई प्रेशर पे जाते हैं। तो हाई प्रेशर होने की वजह से वहाँ नाइट्रोजन भी डिजोल्व हो जाती है, जो सिलेंडर के अंदर होती है। कौन से सिलेंडर के अंदर होती है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन का डिजोल्व होना ये क्या नाम है, सीधा सीधा क्या है, हाई प्रेशर पे हो रही है डिजोल्व, और जनरली अर्थ पे नहीं हो रही। जब समुद्र के अंदर जा रहे हैं तब हो रही है, अर्थ के सरफेस पे नहीं हो रही। तो वहां प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो क्या एप्लीकेशन है, काय की एप्लीकेशन है, हैनिला की एप्लीकेशन है। ठीक है, कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन is also dissolved in the blood due to हाई प्रेशर, है ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जो नाइट्रोजन आसानी से, अब यहां हम जब सांस ले रहे हैं इस वक्त, नाइट्रोजन डिजोल्व नहीं हो रही, नाइट्रोजन डिजोल्व नहीं हो रही है, डिजोल्व कौन हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन हो रही है। तो वहां पे जाकर क्या होना है, हाई प्रेशर होने पे क्या होता है, ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बैंड हो जाता है। तो आपको बैंड हो जाते हैं और वहां पे वो दर्द पेन करता है। और उसके बाद क्या होता है, हम हमने उसका एक वो क्या है, वो उसको रिमूव करने का क्या तरीका है कि इसके अंदर आप हीलियम मिला देते हैं सिलेंडर के अंदर। तो मेन जो है फिर वो वहां पे हीलियम के अंदर डिजोल्व होती है नाइट्रोजन, तो वो ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं होती है। तो लेकिन वो उसका सॉल्यूशन है इस बात का। लेकिन क्या नाम है, मेन जो एप्लीकेशन वो ये है कि नाइट्रोजन का डिजोल्व होना कहाँ पर, अंडर द सी, मतलब क्या नाम है, सी के अंदर, इन द सी के अंदर बहुत नीचे जाने के बाद क्या होता है, उसका जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर रहता है इंसान के ऊपर, आदमी के ऊपर प्रेशर रहेगा। तो प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो और देखिए जनरली क्या होता है जब एक्वेटिक लाइफ होती है, जब जब हमने कहा कि जो एक्वेटिक लाइफ होंगी, आप लो टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है हमारी, ठंड के ज़माने में, विंटर में क्या होता है कि वो पानी ठंडा होता है, उसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी O2 की। तो क्या होगा, उससे क्या नाम है, एक्वेटिक लाइफ को रेस्पिरेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो अगर जहाँ पे बहुत गर्म पानी होता है तो वहाँ पे मछलियाँ जो हैं, जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है वो मरने लगती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि ये भी एक क्या नाम है, एक तरीके से एप्लीकेशन है हैनिला का। ठीक है, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, आप ऐसे लिख सकते हो, एक्वेटिक लाइफ इज गुड इन कोल्ड वाटर। ठीक है, या फिर विंटर टाइम। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो, उसका ये भी है कि ना, जो आपका हम ड्राई सी बोलते हैं ना, वो सॉरी डेड सी बोलते हैं। डेड सी में क्या होता है, वहाँ बहुत पानी बहुत गर्म होता है, तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन है, क्यों, क्योंकि गर्म पानी में वहाँ पे कम सॉल्यूशन होती, कम डिजोल्यूशन होता है गैस का। तो यहाँ पे ये क्या है, सब ये किसकी है, सब ये एप्लीकेशन हैनिला की एप्लीकेशन है। और अब हम बात करेंगे ड्रोसोफिला एज एन स्पेशल केस ऑफ हैनिला। तो चलिए इसकी बात करते हैं हम। स्पेशल केस कैसे है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में अक्सर। ड्रोसोफिला क्या है, स्पेशल केस है हैनिला का। तो पहले दोनों लॉज के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ की पहले बात करते हैं। देखिए रोड्स लॉ क्या है, रोड्स लॉ क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, सॉल्यूट का ले लेते हैं हम यहाँ पे, किस सॉल्वेंट का किसी का ले लें आप, ठीक है, वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, है ना। और यहाँ पे क्या आता है, पी नोट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे।
या फिर आप कह सकते हो ये प्योर सॉलिड का क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम हेनली लॉ क्या होता है हमारा, हेनरीज लॉ। यहाँ पे सॉलिड कौन है, गैस है ना। जब हमारा सॉलिड दोनों जगह के नाम ये बस फर्क क्या है इन दोनों में, वहां पे सॉलिड होता है, वहां गैस होती है, वहां लिक्विड होती है। वो भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे सॉलिड क्या है, हेयर सॉलिड इज गैस, हेयर सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है आपका यहाँ पे सॉलिड क्या है, सॉलिड वहां पे लिक्विड है ना। सॉलिड इज वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां आएगा P सॉल्यूट इज इक्वल टू आपका KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो यहां पे क्या है, बिल्कुल दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए आप इसको मैं कहूं 1 इक्वेशन 1 और इसको बोलूं मैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है वो दोनों में ही की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यहाँ पे वो क्या है, लिक्विड है, यहाँ पे वो क्या है, गैस है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। तो ये कह सकते हैं आप रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो रोल्स लॉ क्या है, स्पेशल केस है, किसका है, हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। तो तभी है, तब क्या नाम है, क्या होगा, जब आपका KH बराबर किसके होगा, इस प्योर के, ये वाली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये क्या, ये प्योर का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो तभी क्या नाम है, ये आपका रोल्स लॉ किसकी तरह वर्क करेगा, हेनरी लॉ और रोल्स लॉ क्या होगा, सेम, एक तरह के सेम होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो रोल्स लॉ जो होगा स्पेशल केस नहीं होगा, किसका, हेनरी लॉ का स्पेशल केस नहीं होगा। तो स्पेशल केस वो तभी होगा तब वहां पे जब KH बराबर क्या होगा, आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, तो तभी दोनों का दोनों क्या है, दोनों के दोनों जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट ही हो सकते हैं, यहाँ पे आप दूसरा लिख सकते हो। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ सिर्फ आप गैस की बात कर रहे हो ना, आप सॉल्यूट के बारे में बात करोगे तब बात होगी। सॉल्वेंट, हेनरी लॉ सॉल्वेंट के बारे में तो बोलता नहीं है ना, वो तो सॉलिड के बारे में बोलता है। तो यहाँ पे अगर आप उसका रोल्स लॉ का सॉलिड वाला पार्ट ले रहे हो तो तब वो होगा, तो स्पेशल केस होगा। और कब, तब होगा और तब होगा, तब के नाम ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट बराबर होगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट और प्योर का जो प्योर जो है, ये जो प्योर है P नोट जो है, प्योर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है, वो दोनों बराबर होंगे। तो तब जाके क्या नाम है, रोल्स लॉ होगा स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ओके, तो दोनों में क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का फर्क है। उसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट आता है, उसमें जो कांस्टेंट आता है वो उस लिक्विड का, प्योर का जो वेपर प्रेशर होता है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोल्स लॉ क्या है, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब बात करते हैं हम डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस की और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस की। ये क्या होते हैं, तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस जो है, अब मैं आपको इसके बताऊं डेलिक्वेसेंट क्या होता है। तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हाइग्रोस्कोपिक के बारे में बात कर लेंगे। कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि वो पूरे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अपने अंदर क्या करते रहेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे। और वो तब तक एब्जॉर्ब करते हैं डेलिक्वेसेंट जब तक वो पूरे के पूरे उसके अंदर डिसॉल्व ना हो जाए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है जैसे NaOH, ठीक है, और KOH है, ठीक है, और इसका AuCl3 है, इसका थर्ड क्लोराइड है, इसका गोल्ड का। ठीक है, ये सब क्या है, ये डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे और जब तक पूरे का पूरा तक करते रहेंगे जब तक ये पूरे का पूरा उस मॉइस्चर में डिसॉल्व ना हो जाए। ठीक है, NaOH, KOH, AuCl3, NaNO3, ये सब क्या है, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस वर्क कैसे करता है, एक्चुअली क्या रीजन होता है इसके पीछे, क्यों ये एब्जॉर्ब करता है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है, ठीक है, उस एयर के अंदर ये जो है, मान लो कोई ये डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर, वाटर वेपर्स हैं, उसका वेपर प्रेशर और इसके वेपर प्रेशर में डिफरेंस रहता है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पे एयर का जो वेपर प्रेशर होता है
एयर के अंदर जो वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके उसका वेपर प्रेशर कम कर देती है। और ये अपना जो ये सब्सटेंस है, अपना वेपर प्रेशर, जो इस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर किसका वेपर प्रेशर, जो वाटर वेपर का वेपर प्रेशर है, उसको क्या नाम है कम कर दी। कैसे? उसको एब्जॉर्ब करके, वाटर को एब्जॉर्ब करके। जब तक ये एब्जॉर्ब करता है जब तक क्या नाम है ये पूरा का पूरा डिजोल्व ना हो जाए। तो ये लोग क्या होते हैं, आप NaOH को या KOH को आप रखेंगे तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर से आपको वाटर को एब्जॉर्ब करते रहेंगे तब तक क्या ना हो, जब तक डिजोल्व ना हो जाए। तो आप ये कह सकते हो डेलिकेशन सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब द वाटर वेपर जब तक करते हैं until it will not, it किसके लिए आया, डेलिकेशन सब्सटेंस के लिए, it will not dissolve in it, है ना। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, ये डेलिकेशन के सब्सटेंस है। और मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर, किसका, डेलिकेशन सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, और एयर के अंदर जो वाटर वेपर है उनका जो वेपर प्रेशर है, उसमें जो डिफरेंस है उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा क्या नाम है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो वेपर जो होगा आ जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा, तो अब इसका वेपर प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो डिफरेंस की वजह से ही उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो क्या नाम है, आर दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब द वाटर वेपर अंटिल इट विल नॉट डिसॉल्व इन इट, जब तक वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाए। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी अमाउंट में वाटर को डिसॉल्व करते हैं, एक्चुअली करते हैं वाटर वेपर को डिसॉल्व करते हैं ना। तो वाटर वेपर आके वाटर ही बन जाएगी वहां पे। और बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक भी क्या करते हैं, सेम वाटर वेपर डिसॉल्व करते हैं, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि वो क्या नाम है कि खुद डिसॉल्व हो जाए, सिर्फ वो एब्जॉर्ब करते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में करते हैं ना। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस which absorb water vapor, ठीक है, in limited amount, ज्यादा नहीं करते, वो डिसॉल्व नहीं होते। इसके एग्जाम्पल क्या है, आप कंसंट्रेटेड जो आपका जो H2SO4 होता है ना, वो भी कंसंट्रेटेड जो H2SO4 होता है वो भी ऐसी होता है, उसका भी ये नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक। हनी का भी इसको यही होता है नेचर। हनी जो होता है ना, हनी का नेचर क्या, जो हनी होता है उसका नेचर भी क्या होता है, अगर आप हनी को रख देंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, तो ये इसके एग्जाम्पल है, HNO3 वगैरह। ठीक है, वो सब इसके हाँ वो, और ये आपके इसके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसके, आपके NaOH के। NaOH वो भी है, कौन है NaOH हमने यहाँ पढ़ा, वो भी है NaOH। लेकिन अगर सॉल्यूशन में होगा ना NaOH, तो वो भी क्या करेगा, वो डिसॉल्व करता है, वो भी क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में एब्जॉर्व करेंगे। ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिमिटेड अमाउंट में। तो ये लिमिटेड में करते हैं और ये करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही होता है, वेपर प्रेशर वाली बात। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ज्यादा करता है, ये पूरा अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। और जबकि हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वो पूरा डिसॉल्व ही हो जाता है। डेलिकेशन कैसा होता है, वो डिसॉल्व ही हो जाता है। डेलिकेशन के एग्जाम्पल क्या है, NaOH वगैरह, KOH वगैरह। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ तक इस वीडियो के अंदर यहाँ तक पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।